सर आपको ये क्वेश्चन बनाने दिए थे, बना लिए होंगे। हाँ, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। दोनों मेथड से सॉल्व करते हैं। एक तो आपका डिटर्मिनेंट के मेथड से बता चुके हैं, एक मेथड और आज आपको बताएंगे। क्या लिख रखा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस। हाँ, इस पॉइंट तो क्या करते हैं, एक पॉइंट को क्या करते हैं, मान लेंगे कैसे कि पास करता है तो क्या मानेंगे, x - 2 y - 2 और z प्लस क्या हो जाएगा 1। और फिर इसी में इसको क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करते चले जाएंगे। तो पहले इसको सेटिस्फाई करवाते हैं तो क्या आ जाएगा 3 - 2 आ जाएगा। फिर यहाँ क्या आ जाएगा 4 - 2 और यहाँ क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ क्या आ जाएगा 2 + 1 हो जाएगा। ये सेटिस्फाई हो गया बी वाला पॉइंट। अब क्या करेंगे सी वाला पॉइंट सेटिस्फाई करने के लिए 7 - 2 0 - 2 और 6 + 1 इक्वल टू क्या कर लेंगे 0। इसको कर लेंगे प्लस माइनस प्लस सॉल्व कर लेंगे, समझ गए। तो क्या आ जाएगा अपना का x - 2 और क्या आ जाएगा ये कवर यहाँ पर क्या बन रहा है 2 को क्या करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। देखो ना 2 को 7 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 14 और -2 और +3 यानी क्या आ जाएगा +6 आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा माइनस y - 2 और ये कवर यहाँ कितना 1 और यहाँ क्या है 7 तो क्या आ जाएगा 7 ही और इसका 5 का 3 से कितना आ जाएगा -15 और प्लस z + 1 का ये कवर कितना हो जाएगा 1 - 2 या क्या आ जाएगा -2 1 - 2 क्या आ जाएगा -2 समझ गया। और इससे क्या आ जाएगा ये 5 को क्या करेंगे 2 से तो क्या आ जाएगा -10 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो इससे यहाँ क्या कर लेंगे x - 2 और यहाँ क्या बन गया 20 y - 2 और ये क्या बन गया -8 और ये क्या बन गया z + 1 और ये क्या बन गया -12 ना इक्वल टू 0। इससे देखो 4 कॉमन पहले ही ले लेते हैं, बाद में कॉमन ले अभी लो कॉमन। हम तो 4 कॉमन लेके इस तरफ भेज दिए राइट साइड। तो क्या बन गया यहाँ कि 5x - 2 और यहाँ क्या बन गया ये इसको प्लस बना लें, सॉरी रहने दो y - 2 और क्या बना लेते हैं इसको -2 और यहाँ क्या करते हैं कि z + 1 और क्या आ जाएगा आपका -3 इक्वल टू क्या सॉल्व कर लीजिएगा 0। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से आपका 5x और देखिए 2y आपको नजर पड़ रहा है, ये +2 बन गया ना, प्लस क्या हो जाएगा 2y प्लस हो गया 2y और इस तरफ क्या हो गया -3z और कांस्टेंट टर्म कहां से आ जाएगा -10 और ये आपका ये तो बन गया है क्या ये +4 -4 बन जाएगा। हाँ ये प्लस हो गया ना 2 तो -4 तो क्या आ गया -10 और -4 -14 और -3 -17 इक्वल टू क्या आ गया 0। ये अपना हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्लियर है? अब आपको क्या कि इसमें की डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या होगा 5 2 -3 समझ गया। अब देखिए आपको ये तो तरीका आपको बता दिए थे, कल भी बता दिए थे। अब इसका देखिएगा सेकेंड मेथड तरीका क्या है। सेकेंड मेथड तरीका हाँ कोई जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे सबसे पहले कि इससे पास कर रहा था पास करवा लेते हैं फर्स्ट पॉइंट से। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू। हाँ कभी भी अगर एक पॉइंट दिया रहेगा कि एक पॉइंट से पास करा था, एक पॉइंट के लिए बता चुके हैं। ऐसे तो 3 पॉइंट है बट सबसे पहले क्या करेंगे एक पॉइंट से पास करवाएंगे तो इसके लिए क्या बन जाएगा a x - 2 बन जाएगा प्लस b और क्या आ जाएगा y - 2 और प्लस क्या हो जाएगा c z + 1 इक्वल टू 0। ये अपना इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया। बाबू है लगता बाबू होगा। ये क्या हो जाएगा बंद क्या हो जाएगा z + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे जैसे जिसको करते थे अब क्या करेंगे इसको इस प्लेन पर अब क्या मिल गया अपना इसी टर्म में क्या मिल गया इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गया है। तो b और c को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या लिखते हैं नाउ b एंड c सेटिस्फाई द इक्वेशन। हाँ तो जब b को सेटिस्फाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये बनकर आ जाएगा ना 1 वाला। देखो ना b का सेटिस्फाई करके ही ना होगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा सिंपल a बन जाएगा क्योंकि 3 रखेंगे ना 3 जब यहाँ पर 4 रखेंगे तो क्या बन जाएगा 2b बन जाएगा और जब यहाँ पर 2 रख देंगे तो कितना बन जाएगा 3c इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये आपको दिखाई दे रहा हो। इसी तरह क्या रखेंगे एक का क्या रखेंगे अब रख देंगे अपना c पॉइंट तो क्या रख देंगे 7 तो क्या बन जाएगा 5a
और इसके बाद 7, इसके बाद 0, तो क्या बन जाएगा -2b, और फिर इसके बाद क्या रखेंगे 6, तो क्या हो जाएगा +7c इज इक्वल टू 0। अच्छा, अपने को फाइट किसके लिए करना बेटा, ABC का वैल्यू। जैसे ही ABC का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, इसको मान लेते हैं अपना 1, क्योंकि अपने को पॉइंट पता है, और एक पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशियो अगर पता चल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो अपने को क्या पता नहीं, डायरेक्शन रेशियो नहीं पता है, समझ गए बात को, लिख लिया था यहां तक अपने को डायरेक्शन रेशियो था। अब क्या करते हैं इसमें कि अपने को क्या है, ये 2 इक्वेशन है, अब वेरिएबल कितना हो गया अपने पास 3, वेरिएबल कितना हो गया 3। तो इसके लिए आपको पता है वो क्रॉस प्रोडक्ट, बीच वाला से लिखना स्टार्ट करो। हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, हाँ हम लोग करते हैं सॉल्व बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, समझ गए। तो इसमें क्या करते हैं, बीच से स्टार्ट करते हैं, बी का कोएफिशिएंट क्या है 2, इस तरफ से क्या है -2, याद आ रहा है ये तरीका। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्या बचेगा 3, इस तरफ से 7, फिर इसके बाद 1 और 5, और जहां से चले वहीं पे रुक गए। अब क्या करते हैं, a डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 14 और +6 हो जाएगा, माइनस करके b इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 - 8 हो जाएगा, 15 - 7, इस तरफ से क्या आ जाएगा c, इस तरफ से क्या -2 और -10, सही है। तो इस तरफ से क्या हो गया a/20, b/8 और c/ क्या हो जाएगा -12। इसका फैक्टर ले लेते हैं, 4 फैक्टर दिखाई दे रहा है। डायरेक्शन रेशियो क्या बोलते हैं, हमेशा क्या बोलते हैं, डायरेक्शन रेशियो मतलब डायरेक्शन देना वेक्टर का, तो उसको क्या लिखते हैं, स्मॉलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं या लोवेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। जिसको ये क्या कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा, 4 ले लिए। तो डायरेक्शन ABC का यही वैल्यू हो गया। तो इससे पता चलता है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या आ गया, 5 2 -3, 5 2 -3 है, 5 2 -3, समझ गए। तो अब अपना लिख लेते हैं आंसर ऐसे, हाँ ये तो आंसर मिला नहीं कि फ्रॉम 1 से क्या आ गया, हाँ फ्रॉम 1 से क्या आ गया, अपना समझ गया ना कैसे लाना है, यही हो गया अपना वैल्यू। तो फ्रॉम 1 से क्या आ जाएगा 5x - 2 + 2y - 2, और क्या हो जाएगा -3z + 1 आ जाएगा, +1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो यहां से आ गया 5x + 2y और -3z, और कांस्टेंट कर लो -10 हो रहा, ये -4 और ये -3, -17 इज इक्वल टू 0। ये आंसर हो गया, मिल गया आंसर सेम। तो आपको क्या सिखा चुका है बेटा, तो कल तो बहुत पॉइंट सिखाते हैं, एंगल बिटवीन 2 लाइन सिखा दिए थे। तो एंगल बिटवीन 2 लाइन्स आपको याद रखने के लिए नहीं बताए थे, आपको अगर याद है तो ठीक है, क्या L1L2 + M1M2 + N1N2 = 0, डायरेक्शन कोसाइन के रिस्पेक्ट में था, और डायरेक्शन रेशियो के रिस्पेक्ट में क्या था A1A2 + B1B2 + C1C2 डिवाइडेड बाई K1 और K2, और K1 का A1 का होल स्क्वायर, B1 का होल स्क्वायर, C1 का होल स्क्वायर, K2 के लिए A2 का होल स्क्वायर, B2 का परपेंडिकुलर आ जाता था, दोनों 0 के बराबर, L1L2 भी 0 के बराबर, और A1A2 + B1B2 ये भी सब भी 0 के बराबर। पैरेलल के लिए क्या हो जाता था L1/L2, इसी तरह डायरेक्शन रेशियो में A1/A2, हाँ इसी टाइप का। और आगे ऐसा तो करवाए थे आपको। फिर प्लेन बताए थे, तो प्लेन के लिए आपको बता रहे थे क्या कि एक पॉइंट और एक डायरेक्शन रेशियो चाहिए। डायरेक्शन रेशियो किसका, नॉर्मल का। तो कभी भी आपको कभी भी ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, समझ गया। जैसी बोलेगा दिस पॉइंट, आप पटाक से क्या लिखना, x - दिस पॉइंट, b हाँ y - दिस पॉइंट, + c z - दिस पॉइंट। उसके बाद जो आगे का प्रोसेस रहेगा वो हम लोग करेंगे। ये आपको दोनों मेथड समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कीजिए, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अब हम लोग क्या सीखते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। आपको इंटरसेप्ट फॉर्म का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बताए होंगे, x/a y/b इज इक्वल टू क्या होता था 1, a होता था x इंटरसेप्ट और b होता था y इंटरसेप्ट, समझ गए। यहां पर जब इक्वेशन ऑफ प्लेन हम लोग 3D में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग का क्या आ जाएगा इक्वेशन, x/a y/b + z/c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हाँ सेम टू सेम है। इसको प्रूफ करने का वही तरीका है जो वहां पे प्रूफ कर रखे थे। जैसे क्या लिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए x y z, और 3 पॉइंट से एक यूनिक प्लेन पास करता है, ये तो बता रखे हैं, 3 पॉइंट से बताए यहीं। तो क्या कर लिए, a पर मान लिए x एक्सिस का पॉइंट, इसलिए a 0 0 मान लिए, b पे मान लिए 0 b 0, और c पे मान लिए 0 0 c मान लिए। और क्या है हम लोग का, a जो है क्या x पे कट किया है, b जो है क्या y पे कट किया, और c क्या है, तो वही लिख रखा है a b c आर x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट एंड z इंटरसेप्ट रिस्पेक्टिवली ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। पॉइंट ऑन द एक्सिस आर, जो एक्सिस पे हम लोग पॉइंट माने a b c मान रखे हैं। अब क्या मानते हैं, एक इक्वेशन ऑफ प्लेन इसका मान लेते हैं, क्योंकि a b c यूज रखे हैं तो x + by नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या लिख लिए px + qy + rz
प्लस डी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन जनरल मान लिए, बस मान लिए। तो अच्छा, अगर ये इक्वेशन ऑफ प्लेन मान लिए तो क्या ये प्लेन ए से पास करेगा? बिल्कुल पास करेगा। बी से पास करेगा और सी से पास करेगा। तो अब हम लोग क्या लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए, क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू ए हो जाएगा। अच्छा, इस इक्वेशन ऑफ प्लेन में एक्स वाई जेड तो वेरिएबल है, अननोन क्या है पी क्यू आर, जो कि डायरेक्शन रेशियो हम लोग बोलते हैं, इसी का वैल्यू अपने अपने निकालना है। अच्छा, जिसमें वो ए से पास करेगा तो ए का कोऑर्डिनेट क्या है? ए 0 0। तो ये जाकर इसको सेटिस्फाई करेगा तो क्या बन जाएगा? पी ऑफ ए बन गया, यहां पी ऑफ ए बन गया, और यहां क्या बन जाएगा? 0 प्लस डी इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो पी का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा? माइनस डी बाई ए आ जाएगा। देखो ना, डी बाई ए माइनस और डी बाई ए। इसी तरह सिमिलरली क्या होगा? सिमिलरली पासिंग थ्रू बी एंड सी, ये कब पास करेगा? अच्छा, जिस वक्त ये बी से पास करेगा, ये तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन? ये तो 0 हो गया, ये बड़ा हो जाएगा क्यू बी, ये 0। तो उस वक्त जब क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो माइनस डी बाई बी आएगा। तो क्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा? सिमिलरली माइनस डी बाई बी। एंड इसी तरह जब सी से पास करेगा तो ये 0 आर का वैल्यू आएगा। तो आर का वैल्यू क्या? जेड के स्थान पर क्या रख देंगे? सी। तो क्या आ जाएगा? आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? माइनस डी बाई सी। समझ गए? और पी क्यू आर हमारे लिए फिलहाल क्या? डायरेक्शन रेशियो था, जो कि अपने को नहीं पता था। डायरेक्शन रेशियो ही है ना पी क्यू आर। अब क्या करेंगे? इसका वैल्यू को इसमें पुट कर दें। तो क्या लिखते हैं? फ्रॉम वन से क्या लिखेंगे? पी के स्थान पर क्या पुट कर दें बाबू? पी के स्थान पर क्या पुट कर, जल्दी बोलो। माइनस डी बाई ए एक्स, माइनस डी बाई ए, और यहां पर क्या आ जाएगा? एक्स। इसी तरह क्यू के नाम पर क्या आ जाएगा? यहां माइनस डी बाई बी, और यहां पर क्या आ जाएगा? वाई, और यहां क्या आ जाएगा? माइनस डी बाई सी, और यहां क्या आ जाएगा? जेड। इसको माइनस डी लिख सकते हैं राइट साइड लेके जाकर। देखो ना, इसको राइट साइड क्या कर दिए? माइनस डी। अच्छा, इसमें अब क्या कर लेते हैं? माइनस डी को कॉमन ले लें उस तरफ से, तो क्या आ जाएगा? एक्स बाई ए, वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस डी। डी से डी कैंसिल हो गया, ये माइनस डी से, तो क्या आ जाएगा? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपना? ये हो जाएगा। यही क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन इन क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म। हाँ, क्या है ये इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। समझ गया? यानी कि इसके बोलने का मतलब क्या हुआ कि जो प्लेन बना है, एक्स को कहां पे जाके कट किया है? ए पे। वाई कहां पे कट किया है? वाई एक्सिस पे बी पे, और जेड को कहां पे कट किया है? सी पे। और जब तीनों को मिला देंगे तो एक यूनिक प्लेन आपको ये दिखाई दे रहा। चलिए नोट कीजिए, अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये याद रखना होगा, समझ गए? चलिए, हाँ देखिए क्या लिख रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन होज एक्स वाई एंड जेड इंटरसेप्ट आर 2, 3 और -4। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इंटरसेप्ट को 2 पे कट करना होगा, यानी कि एक्स एक्सिस को कहां पे कट किया होगा? 2 पे, वाई एक्सिस को 3 पे, और जेड एक्सिस को -4 पे। तो अभी इंटरसेप्ट के फॉर्म में हम लोग क्या जाने थे कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ प्लेन कि एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि ए को क्या बोला जाता है? एक्स इंटरसेप्ट। वाई को बोला जाता है, बी को बोला जाता है वाई इंटरसेप्ट, और सी को बोला जाता है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? एक्स बाई क्या हो जाएगा? 2 प्लस वाई बाई 3 प्लस जेड बाई -4 इज इक्वल टू 1। ये अपना आंसर आ जाएगा। समझ गए? ये माइनस यहां मत लगाइएगा। यहां माइनस लगने का मतलब क्या होता है कि ये एक्स इंटरसेप्ट क्या निगेटिव की ओर कट किया है। समझ गए? अच्छा, अब देखिए इसको, ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख रखा है ये कार्टेशियन फॉर्म में लिख रखा है। अच्छा, ये भी क्या, ये बात मानते हैं कि ये भी इक्वेशन ऑफ प्लेन है? ये इक्वेशन ऑफ क्या है? प्लेन है। और ये भी क्या है? इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये कार्टेशियन फॉर्म में है और ये क्या है? इंटरसेप्ट फॉर्म में है। अगर इसको क्या चाहेंगे कि हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या करेंगे? यहां से एलसीएम लेते ही, एलसीएम करके बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा तो बिल्कुल वही फॉर्मेट में आ जाएगा, कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगा। समझ गए? तो हम लोग
इंटरसेप्ट से तो कार्टेशियन में चले गए, अब क्या सीखते हैं, कार्टेशियन से हम लोग इंटरसेप्ट में जाना चाहते हैं। तो कार्टेशियन से जब इंटरसेप्ट में जाएंगे तो जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले जाएंगे। सबसे पहले कांस्टेंट को क्या ले जाएंगे, बाहर ले जाएंगे। तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z इज इक्वल टू -6। अच्छा, जब अपने को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट बोल रहा है, तो अपने को इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। जब भी इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे तो जो राइट साइड रहना चाहिए उसका वैल्यू क्या रहना चाहिए, फिक्स है। क्या रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए। अब सोचो राइट साइड 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, -6 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या कर देते हैं, डिवाइड -6 ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा -6। इस तरफ भी क्या हो जाएगा -6 डिवाइडेड बाई -6 आ जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा 2x बाई -6 प्लस 3y डिवाइडेड बाई -6। इस तरफ से क्या हो जाएगा -4z डिवाइडेड बाई -6 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा x बाई -3 आ जाएगा प्लस y बाई -2 और इसमें क्या आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, इससे 2 मर्ते में और ये कितना मर्ते में, 3 मर्ते में। देखिए इसको क्या लिख लेंगे क्योंकि जब भी इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा जाता है तो x y और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। समझ गए, जैसे फॉर्मूला बनता है x y है तो x का कोफिशिएंट कितना है 1 1 1 और यहां नीचे है क्या -3, समझ गए, और बीच में प्लस ही रहना चाहिए, समझ गए, और x का। तो यहां पर z का कोफिशिएंट कितना है -2, तो उसको नीचे लेते आते हैं और कैसे लाते हैं उसको देखिएगा। z डिवाइडेड बाई -3 डिवाइडेड बाई -2 कर सकते हैं। इसके साथ जब इसको दोबारा बनाएगा तो क्या आएगा, 2 तो ऊपर ही जाएगा ना, और माइनस से माइनस क्या कर देते हैं, कैंसिल, इज इक्वल टू 1 आ गया। तो अब आप लिख लीजिएगा क्या कि x इंटरसेप्ट कितना हो गया बेटा, x इंटरसेप्ट कितना हो गया -3, y इंटरसेप्ट कितना हो गया -2 और z इंटरसेप्ट कितना हो गया, हाँ 3/2, 3/2। ये अपना हो गया आंसर जो पूछ रखा था, x y और z इंटरसेप्ट। समझ गए कैसे बनाया जाएगा। अब देखिए क्या बोल रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रखा है, अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस। एक प्लेन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे क्या कर रहा, मीट कर रहा, हाँ ए बी सी पे, सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज दिस। तो अपने क्या बोल रखा है, अपने को कहीं पर ने बोला है कि एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मेट लगाइए, कहीं पर क्वेश्चन ये बोल रखा है कि एक्स इंटरसेप्ट का फॉर्मेट लगाइए। तो अब बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जाकर क्या करता है, मीट करता है। चलिए हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोला अपने को पता है, सबसे पहला हेडिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस बता चुके हैं। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मिलने का मतलब क्या है कि एक्स वाई और जेड एक्सिस पे मिलना। अब बोल रखा है एक्स पे जहां पर मिलेगा उसको ए नाम देंगे, बी नाम दे देंगे, सी नाम देंगे। तो इसके मतलब ये अपना हो गया ए, जिसका नाम है मानते हैं A0 0, समझ गए। बी को मानते हैं क्या बेटा 0 B 0 और सी को मान लेते हैं क्या 0 0 सी। तो बोल रहा है कि इससे जो, हाँ देखो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ ध्यान देना थोड़ा शिवम, ध्यान देना कि इक्वेशन ऑफ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इतना सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल दिस दिस दिस। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। यानी कि अब समझ में आ गया कि ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन बना है, ये एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट, यानी कि इंटरसेप्ट फॉर्म वाला बोल रहा है बनाने के लिए। तो इसका जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड आपको बताया होगा कि किसी भी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड जो x1 + x2 + x3 डिवाइडेड बाई 3 होता है। तो सेंट्रॉइड जो है इसका दे रखा है, सेंट्रॉइड कितना दे रखा है आपको 3 4 और -6 के बराबर दे रखा है। और सेंट्रॉइड एक ट्रायंगल दिया हुआ तो सेंट्रॉइड निकालने जानते हैं। तो क्या हो जाएगा कि इसका x कोऑर्डिनेट किसके बराबर होगा, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, समझ गए। तो क्या दे रखा है कि हम लोग ले लेते हैं कि सेंट्रॉइड इज इक्वल टू आपको क्या दे रखा है 3 4 और -6 दे रखा है, ये दे रखा है सेंट्रॉइड। और सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, सबका x कोऑर्डिनेट, सबका y कोऑर्डिनेट और सबका z कोऑर्डिनेट और डिवाइडेड बाई सबको 3। तो क्या आ जाएगा, पहला 0 + 0 + a डिवाइडेड बाई 3 बन जाएगा, 0 + 0 + a। इसके बाद क्या बन जाएगा बेटा b + 0 + 0, b + 0 + 0 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3। इसके बाद क्या बना लेंगे 0 + c + 0, 0 + c और +0 और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 3। और इसका x कोऑर्डिनेट इससे मिला लेंगे, y कोऑर्डिनेट इससे मिला लेंगे, z कोऑर्डिनेट इससे मिला लेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से a/3 आपको दिखा दे रहा सिंपल,
a/3 इक्वल टू कितना बन गया 3, b/3 इक्वल टू कितना बन गया 4, दिखाई दे रहा ना। और c इक्वल टू कितना बन गया c/3 इक्वल टू कितना बन गया -6। तो a का वैल्यू कितना आ गया 9, b का वैल्यू कितना आ गया 12 और c का वैल्यू कितना आ गया -18। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन अपना क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन, अब यहां लिखते हैं, यहां लिख देते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो गया अपना। हाँ, इसके बाद यहाँ ऐसा नहीं कि इसमें बना रहे हैं, समझ गए ना बात कही, इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं तो क्या जाएगा बेटा x/9 प्लस y क्या हो जाएगा बाबू 12, y/12 और z कितना हो जाएगा -18 प्लस z -18 इज इक्वल टू 1। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। आपका जब भी इक्वेशन ऑफ प्लेन का आगे, अभी तो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, अभी तो क्वेश्चन किए ही नहीं, अभी तो थ्योरी पर बस एग्जांपल आपको देते रहे हैं कि हाँ ये ऐसे बनता है। अभी मेन आपका क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ है और आज स्टार्ट भी नहीं होगा, क्योंकि इसका बहुत आपका वेक्टर फॉर्म है एक, और आखिरी आपका नॉर्मल फॉर्म है, समझ गए। तो वो हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग को क्या करना है कि सबको फॉर्मेट, हाँ, कि इक्वेशन ऑफ प्लेन को कार्टेशियन में कैसे लिख सकते हैं, इंटरसेप्ट में कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मल में कैसे लिख सकते हैं और वेक्टर में कैसे लिख सकते हैं। ये चारों पांचों जो भी है वो सब आना चाहिए। इसको इसमें कर लो, इसको इसमें कर लो, इसको इसमें कर लो, हाँ जैसे भी हो आपको सब करने आना चाहिए। जैसे अभी दो चीज सीखे, क्या, एक कार्टेशियन फॉर्म और एक इंटरसेप्ट फॉर्म, समझ गए, दो ही चीज सीखे। तो आप क्या, आपका ये भी बता चुके कार्टेशियन को इंटरसेप्ट में कैसे करते हैं, कांस्टेंट को बाहर करके डिवाइड करके राइट साइड 1 क्रिएट कर देते हैं, या जब इंटरसेप्ट है तो उसको कार्टेशियन में कैसे करेंगे, एलसीएम लेकर काम चला लेंगे, समझ गए बात को। अब देखिए क्या पढ़ते हैं हम लोग, वेक्टर फॉर्म। प्लेन का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, यानी कि जो भी रहना चाहिए इसका वेक्टर पॉइंट के फॉर्म में रहना चाहिए। तो आपको देखिए एक प्लेन दिखाई दे रहा रफ, तो इस पे क्या लिखा है, PR0 लिख रखे हैं, PR0। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोजीशन वेक्टर R0 है, समझ गए, ये आपको क्या दे रखा है, सरकार दे रखा है, समझ गए बात को। ये वेक्टर का साइन दे दीजिए, ये आपको क्या दे रखा है, सरकार दे रखा है। और क्यू को क्या कर लिए, मान लिया, हाँ, जैसे आपको प्लेन का इक्वेशन प्रूफ किए थे ना, सेम टू सेम, स्टार्टिंग पहला पेज ऑफ प्लेन का, प्लेन उस पर क्या किए थे, एक पॉइंट माने थे, एक ऐसी पॉइंट मान लिए थे। तो इसी तरह क्या करिए, अब जो पॉइंट मान रहे हैं वो वेक्टर के फॉर्म में मान रहे हैं, क्या R0 मान लिए, एक पॉइंट क्या कर लिए, R को मान लिए, तो क्या वही लिख लिए, अब वेक्टर एलम नॉर्मल एन, और नॉर्मल को मान लिया है एन वेक्टर, सबको पर वेक्टर के फॉर्म में मान लिए हैं, समझ गए बात को, सबको क्या किया पर वेक्टर के फॉर्म में मान लिए। और क्या मान लिया, अ पॉइंट ऑन द प्लेन हुज पोजीशन वेक्टर इज PR0, ये पॉइंट जो है PR0 ये सरकार आपको दे रखा है, गिवन है, ये आपको क्या है, ये गिवन है, ये आपको सरकार दे रखा है ये पॉइंट को। फिर इसके बाद क्या किए, एक जनरल पॉइंट मान लिए, समझ गए, एक जनरल पॉइंट मान लिए। तो क्या बन गया, दो पॉइंट से PQ वेक्टर बन गया, तो PQ वेक्टर लिख लिए, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q क्या है R, अब पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या है R0, तो PQ ये वेक्टर बन गया। अच्छा, नॉर्मल इस वेक्टर के साथ क्या करेगा, परपेंडिकुलर, बहुत अच्छा तरीका क्लियर है कि इस पर करोड़ों वेक्टर है, उस पर सब पर क्या होगा, वो परपेंडिकुलर होगा। तो क्या होगा, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू PQ, तो इसके मतलब PQ डॉट नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो इसके मतलब क्या आ गया कि PQ लिखने का मतलब क्या हो गया, R माइनस R0 हो गया और डॉट विथ n वेक्टर हो गया इज इक्वल टू 0, नॉर्मल को n वेक्टर मान रखे हैं। तो इसका मतलब यहां से ये हो गया R डॉट n वेक्टर, इसका डॉट इसके साथ माइनस R0 डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, समझ गए बात को। अच्छा, इसके मतलब क्या हो गया कि R डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, R0 डॉट n। अच्छा, ये क्या R0 आपको गिवन रहेगा, यहां बोलना मेरे को, R0 गिवन रहेगा, n क्या रहेगा, गिवन रहेगा, नॉर्मल गिवन रहेगा, समझ गए, नॉर्मल आपको क्या रहेगा, गिवन रहेगा। तो क्या जब दोनों गिवन है तो दोनों का डॉट करेंगे तो कोई स्केलर आ जाएगा, अरे जब दोनों गिवन है तो दोनों का डॉट तो स्केलर ही आएगा ना, क्रॉस करेंगे तब ना वेक्टर आएगा, डॉट में तो स्केलर ही आएगा। उस स्केलर को क्या मान लेते हैं, D। तो क्या बन गया अपना, R डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू D। यही क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म, क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। अब इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। अच्छा, अगर नॉर्मल, यहां बात आप मेरे से हम मिलाना, हाँ,
कि अगर नॉर्मल को ए वेक्टर माने हैं तो जब उसको कार्टेशियन में चेंज करेंगे तो नॉर्मल हमारा क्या बन जाएगा, ए बी सी। बोलो हाँ। अभी नॉर्मल को एन मान, क्योंकि वेक्टर मानना था तो एन वेक्टर ही मान लिए, समझ गए। और अगर अब क्या करना है, नॉर्मल को कार्टेशियन में लिखना है तो वो क्या लिखेंगे, उसी एन को ए बी सी मानेंगे, समझ गए। और जो पॉइंट हम आर माने हैं अब उसको क्या मानेंगे, एक्स वाई जेड। इस बात को आप मानते हैं ना कि जो नॉर्मल आप कार्टेशियन में चेंज, कार्टेशियन के हिसाब से सोचिए कि नॉर्मल को ए बी सी मानेंगे और पॉइंट को एक्स वाई जेड मानेंगे। तो अब देखो आर डॉट एन इक्वल टू क्या है, डी। समझ गए, ये याद रखना पड़ेगा आपको, समझ गए। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं, वेक्टर से कार्टेशियन में, फिर कार्टेशियन से वेक्टर में सीखेंगे। बात क्लियर है। तो आर हम जनरल पॉइंट माने थे तो कार्टेशियन के लिए वो ही हो गया एक्स वाई जेड। तो क्या मानते हैं, लेट आर इज इक्वल टू कितना बन गया हमारे लिए बेटा, एक्स आई मान ले पॉइंट को, जब वेक्टर मान रहे हैं तो वाई जे और प्लस जेड के, और एन वेक्टर को क्या मान लेते हैं, ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के, समझ गए। और इसमें क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं, समझ गए। नाउ क्या होता है कि आर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू क्या बनता है अपना, डी बन रखा है, समझ गए। तो क्या आ गया, आर के नाम पर ये आ जाएगा एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस क्या आ जाएगा जेड के, और डॉट विथ क्या आ जाएगा एन के साथ, ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपना, जीरो। अब दोनों का डॉट करवाएंगे तो आई का आई, हाँ जे का जे, तो क्या बन जाएगा यहां पर से ए एक्स बन जाएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। अच्छा इस तरफ क्या है, डी है ना, हाँ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। समझ गए कैसे करेंगे, जब भी नॉर्मल फॉर्म में दिया रहेगा तो आर के स्थान पर एक्स वाई जेड और एन का स्थान पर डायरेक्शन रेशियो लिख लेंगे। अच्छा अब जब इसको कार्टेशियन में लिखना रहेगा तो सीधा इसको क्या लगा देंगे, देखो ना इसको नॉर्मल में अब लिखना रहेगा तो सीधा आर लगा देंगे, समझ गए। और एन के स्थान पर एन वेक्टर क्या लिख ले, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के लिख लेंगे। हाँ आप ऐसे लिखे चाहे उसको डायरेक्ट एन बोले, दोनों बात से में क्वेश्चन हम लोग सीख लेंगे, आप यहां तक नोट कर लो। चेंज कर लीजिएगा, क्या लिख रखा है, ये आर जैसी लग रखा है, आर डॉट समथिंग रखा हुआ है इक्वल टू डी दे रखा है, समझिए किसका फॉर्मेट है, वेक्टर का फॉर्मेट है। अच्छा जो ये लिख रहा है आर के साथ जो ये लिख रखा है वो एन वेक्टर है, एन वेक्टर का मतलब नॉर्मल वाला, तो इसका मतलब 3, 4 और 7 क्या है, डायरेक्शन रेशियो वाला है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल है, समझ रहे हैं ना। आर डॉट एन लिख रहा था, एन किसको बोले थे, नॉर्मल बोले थे, तो नॉर्मल तो कुछ अपना वेक्टर, तो एन वेक्टर है तो वो तो कुछ वेक्टर ही होगा ना, आई जे के करके कुछ रहेगा, समझ गए। तो आर का मतलब हम आपको बोले थे क्या कि आप इसको मानिए एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस जेड के। आप एन इक्वल टू बोले थे क्या कि ए बी सी करके के में लगा दीजिए, तो अब ए बी सी का तो वैल्यू दे रखा है, समझ गए। तो क्या दे रखा है, 3 प्लस 4 जे और प्लस क्या आ जाएगा 7 के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। डॉट करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 3x प्लस 4y और प्लस क्या आ जाएगा 7z इज इक्वल टू 3। ये अपना आंसर आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए इसको क्या बोला है कि वेक्टर फॉर्म में लिखिए, समझ गए। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए तो अपने मन से आर लगा दीजिए, समझ गए। आर के माइंड में जरूर बैठा कर रखिएगा कि आर एक जनरल पॉइंट माने थे तो वो एक्स वाई जेड होता है, समझ गए। तो आपने आर लगा दीजिए। अच्छा 2 3 7 -7 क्या है, क्या है 2 3 -7 क्या है, क्या है डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल है। तो आर के साथ जो एन लगाते हैं वो डायरेक्शन रेशियो ही तो रहता है। तो क्या लगाने के अपने मन से यहाँ आर लगा देते हैं और डॉट विथ क्या कर देते हैं 2i, तो वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, समझ गया। क्योंकि यहाँ पर अब एक्स नहीं लगाना है, यहाँ पर क्या आर डॉट एन वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए एक्स वाई जेड नहीं आई जे के। तो क्या आ जाएगा 2i प्लस 3j और -7 के और प्लस 4 इक्वल टू 0 कर दो या -4 इक्वल टू उस तरफ ले जाओ। बात सही है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको समझिएगा अच्छा तरीका से, समझ के बात को। इक्वल टू 1 कैसे होगा, माइनस हो रहा है ना ये 1 किस तरफ, अरे सुअर वो इंटरसेप्ट फॉर्म में था 1, इसमें कहां से 1 आ जाएगा, या -4 आएगा या 4 आएगा। हाँ या तो इस तरफ रहेगा तो 4 रहेगा, उस तरफ जाएगा तो -4 रहेगा, दो ही चीज हो सकता है ना। अच्छा और कंसेप्ट क्लियर कर लेना अपना बाद में।
हाँ क्या लिख रखा है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन और दिस दे रखा है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन बोल रखा है। यहां ध्यान देना, हेलो सर यहां ध्यान देना, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी कि एक्स वाई जेड में आंसर आना चाहिए, यानी कि आंसर में लेमडा और म्यू कहीं रहना ही नहीं चाहिए। क्या लेमडा और म्यू रहना ही नहीं चाहिए। आर के स्थान पर जानते हैं कि क्या होता है, अगर प्लेन का बोल रहा था आर के स्थान पर क्या कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे और प्लस क्या कर लेंगे जेड के, और इज इक्वल टू क्या कर लेंगे अपना लेमडा माइनस 2 म्यू आई प्लस 3 माइनस म्यू और क्या आ जाएगा जे प्लस 2 लेमडा प्लस म्यू क्या आ जाएगा आपका के। सही है। अब आई बराबर आई, जे बराबर जे, जेड बराबर के कर लें के बराबर के, तो इससे मतलब क्या आ गया कि एक्स बराबर लेमडा माइनस 2 म्यू, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, सॉरी अभी फर्स्ट नहीं मानेंगे, और इसके बाद क्या आ जाएगा वाई बराबर 3 माइनस म्यू और जेड बराबर क्या आ जाएगा 2 लेमडा प्लस म्यू आ जाएगा ये। अच्छा अब आपने को पता है कि एलिमिनेट किसको करना है, लेमडा और म्यू को, लेमडा, तो लेमडा और म्यू में ही टर्म बना है। आपके लिए वेरिएबल कौन रह गया, लेमडा और म्यू ही वेरिएबल है, क्योंकि एक्स और वाई इस बार क्या है उसको रखना है, समझ गए। तो एलिमिनेट किसको करेंगे, लेमडा और म्यू को, तो लेमडा और म्यू के टर्म में ही बनाए, तो लेमडा और म्यू के टर्म में बनाने के लिए क्या करेंगे, लेमडा माइनस 2 म्यू और माइनस एक्स इक्वल टू 0 लिखें, बात समझ में आ गया। अच्छा इसमें लेमडा तो है ही नहीं, तो क्या करेंगे 0 इंटू लेमडा माइनस म्यू और प्लस 3 माइनस वाई कर लें इज इक्वल टू 0, 3 इस तरफ माइनस, यानी कि 3 माइनस वाई हमारे लिए कांस्टेंट हो गया, और लेमडा और म्यू वेरिएबल टाइप का है। क्यों, क्योंकि लेमडा और म्यू को क्या करना है, एलिमिनेट करना है। अच्छा इसमें क्या आ जाएगा 2 लेमडा प्लस म्यू और माइनस जेड इज इक्वल टू क्या बन जाएगा अपना 0। अब इसको चाहे तो आप मान सकते हैं 1 2 और क्या मान सकते हैं 3। अब लिखते हैं अब क्या करते हैं फ्रॉम 1 2 3 से एलिमिनेट करते हैं क्या, हाँ अब क्या करते हैं फ्रॉम 1 2 and 3 एलिमिनेट लेमडा एंड म्यू। एलिमिनेट मतलब होता है लेमडा और म्यू को हटाना, तो लेमडा और म्यू हटाने का मतलब क्या होता है, इसका कोफिशिएंट लिख दीजिए डिटर्मिनेंट में, समझे ना। जब इक्वेशन ऑफ प्लेन रहता था हम लोग क्या करते थे, डेल्टा इक्वल टू 0 लगाते थे, याद आ रहा, और उसका कोफिशिएंट जो एक्स वाई जेड रहता था तो उसमें क्या रहता था, एक्स वाई जेड को एलिमिनेट जब भी करना रहता था उसका कोफिशिएंट को लिखना रहता था। तो आज के बाद किसी को भी अगर एलिमिनेट करना रहता तो उसका कोफिशिएंट को डिटर्मिनेंट में लगा दीजिए, वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया आपको। तो क्या आ जाएगा आपका, एलिमिनेट करते हैं, लेमडा का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है आपका 1 माइनस 2 और माइनस एक्स हो जाएगा आपका, नहीं हो जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 1। अच्छा ऐसे लेमडा का वैल्यू इस तरफ लिख ले, चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों बात सेम है। क्या आ जाएगा, इस तरफ से आ जाएगा -2, इस तरफ से क्या आ जाएगा आपका माइनस एक्स आ जाएगा। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, समझ गए ऐसे, तो इसको ऐसे लिखना क्या कहलाता है, ट्रांसपोज। बात तो वही हो गया। हाँ कोई कोई क्या करता है लेमडा को ऐसे लिख देगा, कोई कोई ऐसे, तो ये मत समझना करे वो तो मेरा सर तो इसे बताती है। अरे नहीं भैया, आप एक बार माइंड सेटअप कर लो कि लेमडा इसमें लिखना है या लेमडा इसमें लिखना है। एक बार लेमडा इसमें लिख ली तो म्यू इसमें आओ, बाकी इसमें कांस्टेंट को हम अगर ऐसे कर लें तो फिर ऐसे, तो ये हो गया -2 और माइनस एक्स। क्लियर है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा 0 -1 और 3 माइनस वाई, समझ गए। यहां से क्या आ जाएगा 2, यहां से क्या आ जाएगा 1 और यहां से क्या आ जाएगा माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अब क्या लगाते हैं इसके सर के ऊपर, प्लस माइनस लगा लेते हैं, क्या आ जाएगा प्लस माइनस और प्लस, तो 1 के लिए क्या आ जाएगा आपका ये कवर ये कवर, ये प्लस जेड बन जाएगा, दिख रहा प्लस जेड, और ये बन जाएगा -3 और प्लस वाई बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। इसके बाद माइनस माइनस प्लस 2 बन गया ये, और क्या हो जाएगा 0 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो खत्म हो गया, खत्म हो गया ना ये। अब -2 से ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस क्या हो जाएगा -6 और प्लस 2y बन जाएगा, माइनस होगा ना, ये माइनस के साथ होता है ना। और यहाँ क्या बन गया -x, तो क्या आ जाएगा 0 और ये क्या बन गया +2 इज इक्वल टू क्या बन गया 0। तो हम लोग क्या लिख लेते हैं अच्छा से, x का कोफिशिएंट सिर्फ यहाँ ही है, क्या आ जाएगा -2x, y का कोफिशिएंट यहाँ पे है ना 4y
और y का कोफिशिएंट यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा 5y बन जाएगा। देखो ना 4y यहाँ से और 1y यहाँ से, z का कोफिशिएंट सिर्फ यहाँ पे ही है, तो क्या हो जाएगा प्लस z। और कांस्टेंट कहाँ कहाँ पे है, कांस्टेंट एक यहाँ से मिल जाएगा -3 -12 कितना हो गया -15 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या लिखते हैं, माइनस में मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि x को पॉजिटिव बना कर रखते हैं। तो क्या हो जाएगा 2x -y -z और +15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अब हम लोग इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म में पढ़ते हैं। आप लोग को बहुत, हाँ हम लोग 3 तरीके से पढ़ने, क्या इंटरसेप्ट, कार्टेशियन और एक क्या पढ़े भी लास्ट वेक्टर फॉर्म में। हाँ ये लास्ट हम लोग का नॉर्मल फॉर्म है, इसके बाद क्वेश्चन है। इसके बाद प्लेन हम लोग का माने कि टाइप ऑफ प्लेन समाप्त हो गया कि कितना टाइप से प्लेन होता है, किस फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट से, इस फॉर्मेट से, हाँ डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्लेन का। तो अब क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि नॉर्मल का मतलब होता है किसी चीज पर 90 डिग्री जाना। समझ गए, तो मानते हैं कि इस ये एक्स वाई जेड में दिख रहा कि P यहाँ है, Q यहाँ, एक स्पेस में एक वेक्टर ले लिए। समझ गए, एक स्पेस में क्या ले लिए, PQ क्या ले लिए, वेक्टर ले लिए। अब उस पर क्या किए, ओरिजिन से P पर क्या डाल दिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल दिए, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर है मतलब 90 डिग्री उस पर कर लिए। तो हम लोग का OP वेक्टर और P का जो पोजीशन वेक्टर ले लिए P n कैप लिए हैं। समझ गए, n कैप क्या है, और ये जो है P है, छोटू वाला P जो है ये डिस्टेंस है। हाँ ओरिजिन से लेकर क्या है P तक का ये डिस्टेंस है। समझ गए, तो हम लोग OP वेक्टर लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Pn माइनस 0। हाँ OP इक्वल टू Pn वेक्टर बन गया। इस तरह से हम लोग मान लिए कि ये तरह डिस्टेंस था, ये n वेक्टर था, तो यहां तक जाते जाते क्या Pn बन जाएगा। अरे सोचो ये डिस्टेंस रह गया, मान के चलो कि 2, मान चलो x एक्सिस तरफ जाते हैं, ये डिस्टेंस है 2 और डायरेक्शन है I, तो वेक्टर क्या बनेगा 2i। इसी तरह क्या है P और ये डायरेक्शन क्या है n कैप, तो क्या बन जाएगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो ये बन गए, तो OP वेक्टर ये बन गया। P क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, ओरिजिन से लेकर प्लेन के बीच में क्या है, हाँ डिस्टेंस है। एंड n कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ओरिजिन टू द प्लेन। हाँ n कैप क्या है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला है क्या प्लेन पे। हाँ ये प्लेन है इस तरफ, हाँ इस तरफ अगर मान ले कि सब ऐसे काम चल रहा, प्लेन पे काम चल रहा, हाँ चाहे तो आप ऐसे बना सकते हैं, बना ही लो कि प्लेन पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वर्क कर रहे हैं। समझ गए, क्योंकि इक्वेशन ऑफ प्लेन ही तो लिखना है, तो ये कर रहे हैं। क्या हो गया, अब लिखते हैं क्यू आर को फिर से मान लिए हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू। इसके बाद क्या n कैप यूनिट वेक्टर नॉर्मल। हाँ ये तो समझ ही रहा है कि परपेंडिकुलर अगर प्लेन पर गया है तो नॉर्मल यही है ना। सोचो ना इस प्लेन का नॉर्मल कौन है, n ही कैप तो है, तो वही लिख लिया क्या कि n कैप यूनिट वेक्टर ले लो नॉर्मल। p क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू, हाँ 90 डिग्री गया वो तो उसको बोला जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो बस कुछ नहीं, हाँ ये सब तो भाड़ में गया, हम लोग अपना कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है कि PQ पर नॉर्मल क्या है, परपेंडिकुलर है, बस कुछ नहीं। और ये प्लेन था उसमें Pn कैप ले लिए, हाँ एक Q पॉइंट अपने मन से मान लिए। तो क्या है कि ये नॉर्मल परपेंडिकुलर टू PQ है, इसका मतलब दोनों का डॉट 0 हो गया। अब PQ वेक्टर कितना बन गया, R माइनस Pn, देखो ना नहीं हो गया PQ वेक्टर Q माइनस ये, तो R माइनस Pn हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पुट कर दें इसको, तो PQ के नाम पर क्या आ जाएगा, R वेक्टर माइनस Pn कैप और डॉट विथ क्या आ जाएगा, n कैप हो जाएगा, वेक्टर एलॉन्ग नॉर्मल क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या आ जाएगा R डॉट n कैप माइनस P और ये डॉट ये मैग्नीट्यूड ऑफ n का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, n डॉट n, और ये कितना हो जाएगा, n कैप तो मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा 1, यानी कि ये क्या हो गया R डॉट n कैप इज इक्वल टू P बन गया। तो क्या वही वेक्टर का फॉर्म बन गया क्या, बिल्कुल वो वेक्टर फॉर्म में आ गया। कैसे, R डॉट यहां पर n वेक्टर होता था, यहां पर कैप वहां पर नहीं लगा हुआ रहता था, सिर्फ क्या करेंगे यूनिट वेक्टर मान लेंगे। और P क्या है, वहां पे D रहता था, यहां पर जो P है ये डिस्टेंस फ्रॉम क्या है, ओरिजिन टू प्लेन, ओरिजिन टू प्लेन, P क्या है ओरिजिन टू प्लेन। तो अपने को सब याद रख लो, हाँ बताना कार्टेशियन फॉर्म x प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म x बाई ए वाई बाई बी जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। इसके बाद वेक्टर फॉर्म r डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू डी। नॉर्मल फॉर्म r डॉट n कैप इज इक्वल टू p, वेयर p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। तो आप लोग लिख लीजिएगा, हम आपको लिखा देते हैं। ये क्या बन गया अपना कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। समझ गए बात को, ये लिख लीजिएगा और लिख लीजिएगा वेयर
P इज इक्वल टू यहाँ लिख लो, P इज इक्वल टू कहाँ गया लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन, और लिख देना P ग्रेटर देन 0 होगा। हाँ, ऐसे मार्क करके लिख देना, P ग्रेटर, लेंथ है तो वो ग्रेटर देन 0 ही होगा। हाँ, फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। समझ गए? सारा कंसेप्ट क्लियर है? कुछ भी बाकी मत याद रखना। हाँ, समझना कि एक प्लेन है, उस पर 2 गो था और क्या कर दिए, नॉर्मल डॉट PQ कर दिए 0, बस। बाकी सब इसी तरह लिखा हुआ है, पढ़ लेगा तो अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए, अब क्या बोल रहा है कि ये आपका क्या लिखा हुआ बेटा, कार्टेशियन फॉर्म में लिख रखा है, तो इसको बोला है नॉर्मल फॉर्म में लिखने के लिए। अच्छा, नॉर्मल और वेक्टर में मात्र एक अंतर है, क्या, r डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, तो बन जाता था वेक्टर फॉर्म, और नॉर्मल में r डॉट एन कैप होता है। अच्छा, कैप लाने के लिए नॉर्मल का कैप बन रहा है, सोचो ना, नॉर्मल का कैप यानी कि उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, उसका मैग्नीट्यूड से। अच्छा, एन कैप का मैग्नीट्यूड से डिवाइड, सॉरी, एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने का मतलब क्या है कि डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड करना, डायरेक्शन रेशियो से डिवाइड करना। अब सोचते हैं कि इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट को राइट साइड लेके जाएंगे। क्लियर कंसेप्ट है? तो क्या आ जाएगा, इसमें क्या लिख देंगे कि 4x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 6। अच्छा, अब अपने को, तुझको पता है कि इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन रेशियो ही तो अब बच गया है, तो इसको मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई डिवाइड, यहाँ 16 हो जाएगा, चाहे पहला है तो अच्छा से लिखते हैं, और क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में कितना हो गया, 16 और 9 25 26, रूट 26 ऑन बोथ साइड। ये बात समझ में आ गया? तो इस तरफ क्या बन जाएगा, 4x प्लस 3y माइनस जेड डिवाइडेड बाई रूट 26 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 6 बाई रूट 26 बन जाएगा। इसको देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, 4 बाई रूट 26x प्लस 3 रूट 26y, और क्या लिख सकते हैं, माइनस 1 बाई रूट 26 जेड इज इक्वल टू 6 बाई रूट, ये हो जाएगा। यहां तक समझ गया? सब समझ रहा है ना क्यों डिवाइड वगैरह करूं, कि एन कैप बनाना है। अब इसको वेक्टर के फॉर्म में, सॉरी, नॉर्मल फॉर्म में लिखने कैप करेंगे, आर लगाएंगे, आर, तो क्या लगा लेते हैं अब, आर डॉट, ये किसको बना देना है बेटा, एन कैप बना देना है। यानी एन कैप बोलने का मतलब कि वेक्टर फॉर्म में लिख देना है, यानी कि एक्स वाई जेड के स्थान पर आई जे के लिख देना है। समझ गए बात को? तो इसके बाद 6i प्लस 3 बाई रूट ये जे माइनस 1 बाई रूट ये के इज इक्वल टू क्या बन गया, 6 बाई, हाँ, तो यही अपना क्या हो गया, नॉर्मल फॉर्म हो गया, और ये अपना क्या हो गया, लेंथ हो गया। ये क्या हो गया, लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन। क्लियर है सारा कंसेप्ट? अब इसमें बोला, इसमें डायरेक्ट लेंथ ही निकालने के लिए बोल रखा है। इसको देखना, समझना अच्छा से। हेलो सर, इसको अच्छा समझ लीजिएगा। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट को बाहर ले जाएंगे, क्योंकि अगर प्लेन के अंदर लेंथ बोला है तो समझो कि नॉर्मल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तभी लेंथ आएगा, क्योंकि लेंथ कहां से आता है, नॉर्मल से ही आता है। तो कहेगा सर वो जो डी आता है, सो जो वेक्टर फॉर्म में होता है, अरे वो डी कांस्टेंट है, वो डी कांस्टेंट है, बट यहां पर जो कांस्टेंट बाहर तरफ P बनकर आता है वो क्या, अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। और कभी भी लेंथ जो देगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, वो आपका नॉर्मल फॉर्म ही देगा। समझ गए? अच्छा, इसको क्या करते हैं, अच्छा ये भी पता है कि लेंथ कभी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो इस बार तो निगेटिव था, तो इस बार पॉजिटिव ही रह गया। अब क्या पॉजिटिव है तो राइट साइड जाकर नेगेटिव हो जाएगा। हाँ, तो 4y माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। समझ गए? और यहीं पर पॉजिटिव पहले बना लेते हैं, पहले यही लिख लेते हैं, 3x प्लस 4y प्लस जेड इज इक्वल टू 6। समझ गए? नेगेटिव से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। अब क्या कर देते हैं, डिवाइड, क्या आ जाएगा बेटा, 9 प्लस 16 प्लस 1 यानी 25 एक रूट 26 अभी भी बन रहा ना, रूट 26 अभी भी है ना, तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ से करेंगे था तो ये आ जाएगा ना अपना, देखो ना, फिर यही बन गया ना, नहीं बन गया? तो कर लेना। अब यही करके ये वाला अपना क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। समझ गया? दोनों तरफ डिवाइड करके बना लेगा। अब ये समझना, देखो कैसे क्वेश्चन है, यहां तक लिख लिया। अब देखिए क्या लिख रखा है, देखना, समझना, कुछ मत लिखना अभी, हाँ कुछ मत लिखना। क्या लिख रखा है, फाइंड यूनिट वेक्टर, फाइंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। अब प्लेन ये दे रखा है, ये किस फॉर्म में लिखा रखा है,
तो आर को मान ले। नॉर्मल फॉर्म में लिख रखा है, सॉरी वेक्टर फॉर्म में लिख रखा है, क्योंकि यहां पर अगर यूनिट वेक्टर रहता तो हम बोलते हैं कि ये नॉर्मल फॉर्म में है, जबकि सॉरी हाँ नॉर्मल फॉर्म में, जबकि यहां पर एन लिखा हुआ है, एन वेक्टर लिख रखा है, यूनिट वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर फॉर्म में है। तो क्या बोल रहा है कि आपको एक यूनिट वेक्टर निकालने के लिए भी बोल रहा है जो परपेंडिकुलर, फाइंड यूनिट वेक्टर एंड फाइंड परपेंडिकुलर था। तो यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब क्या, नॉर्मल में चेंज कर लो और लेंथ भी साथ ही साथ निकालने बोल रखा है। तो इसको क्या करते हैं, तो इसको नॉर्मल में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसी का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। बात समझ रहा है, इसको क्या करते हैं, इसी का मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। समझ में आ रहा है बातें कि नहीं आ रहा बातें। तो क्या करते हैं, अब देखना कि यूनिट वेक्टर कहां पर आएगा, जो हाँ समझ रहा है, तो क्या कर लेते हैं, आर डॉट, इसको क्या कर लेते हैं 2i, चाहे पहले इसको नॉर्मल फॉर्म में सबसे अच्छा लिख लेते हैं क्या, उसके बाद करते हैं। तो क्या आ जाएगा, आर इजिकल टू मान लेते हैं, लेट आर इजिकल टू क्या आ जाएगा, xi प्लस yj और प्लस क्या कर लेते हैं zk। तो यहाँ क्या बन गया, xi प्लस yj और प्लस क्या बन गया zk, और डॉट विथ क्या आ गया 2i माइनस 3j और प्लस 6k इजिकल टू माइनस 14 ले लेते हैं। समझ गया, थे इस तरफ क्या बन गया 2x माइनस 3y और प्लस 6z इजिकल टू क्या बन गया माइनस 14। तो अब क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लें, क्या कर लेते हैं डिवाइड क्या बन जाएगा, हाँ अब इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 4 9 36 यानी कि 7 हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इस तरफ 2/7x बन जाएगा, 2/7x माइनस 3/7y और क्या बन जाएगा प्लस 6/7j इजिकल टू कितना आ गया माइनस 14/7। माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि उस तरफ पॉजिटिव बना लेते हैं। तो क्या आ जाएगा अपना माइनस 2/7x प्लस 3/7y और माइनस 6/7z इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, पॉजिटिव बनाने के बाद। इस तरफ माइनस 2 आ रहा था ना पहले, तो अब क्या आ गया 2 आ गया। तो अब इसका क्या लिखना है, नॉर्मल फॉर्म लिखना है। तो नॉर्मल फॉर्म क्या हो जाएगा, आर डॉट इस तरफ क्या आ जाएगा माइनस 2/7i हो जाएगा और इस तरफ क्या हो जाएगा प्लस 3/7j और क्या हो जाएगा माइनस 6/7k इजिकल टू क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो ये अपना क्या हो गया, लेंथ हो गया, ये अपना लेंथ हो गया। और यूनिट वेक्टर कौन हो गया, यूनिट वेक्टर कौन बन गया, ये बन गया ना। तो यही वाला लिख लेना, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यूनिट वेक्टर ये बन गया और लेंथ अपना क्या बन गया, ये बन गया। क्लियर है कंसेप्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ इस क्वेश्चन को एक बार जरूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। समझ गए क्या बोल रखा है कि दी कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, समझ गए, यानी कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो दे रखा है, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से किया गया है और प्लेन पे किया गया है, यानी कि प्लेन पे है। हाँ इस पे कोई फुट ऑफ परपेंडिकुलर आया है, ओरिजिन से आया है, तो इस पे ये फिगर बनेगा। और ओरिजिन से आया है तो 0 0 0 मार्क कर लेते हैं और यहाँ पर क्या मार्क कर लेते हैं 4 -2 और -5, समझ गए -5 और इसको मान लेते हैं p। क्या बोल रखा है, ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे, और कहाँ पे डाला है प्लेन पे डाला है, तो ये फिगर बनेगा। तो पूछ रखा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा, तो पता हो गया ना, अपने को पॉइंट पता है और अपने को डायरेक्शन रेशियो भी पता है, दिस माइनस दिस करके करेंगे। तो क्या आ जाएगा, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा दिस माइनस दिस, सही आ जाएगा। हाँ 4 -0 -2 -0 और -5 -0, तो यही आ जाएगा ना 4 -2 और -5। इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने के लिए क्या डायरेक्शन रेशियो चाहिए, समझ गया ना, कि ओरिजिन से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है प्लेन पे, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर प्लेन पे डाला है, तो ये पॉइंट प्लेन पे आ गया ना, तो प्लेन पे वही पॉइंट से पास कर जाएगा। तो अब क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन अपना क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगा, अब a x - 4 प्लस b y + 2 प्लस c z + 5 और a b c अपने को पता है। तो a b c क्या हो जाएगा 4x - 4 आ जाएगा, फिर -2 b होता लेकिन -2 और क्या आ जाएगा y + 2 और आ जाएगा -5 और z प्लस क्या आ जाएगा 5
इक्वल टू 0, इसको सॉल्व कर लेंगे, वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने बोल रहा है जो पास कर रहा है 2 3 5 से। इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालने बोल रहा है जो पास कर रहा है 2 3 5 से, और बोल रखा है आर एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस। अच्छा, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट, कोऑर्डिनेट एक्सिस का इक्वल इंटरसेप्ट प्लेन निकालने बोल रहा, तो माइंड में स्ट्राइक करना क्या चाहिए, x बाई ए, y बाई बी और z बाई सी इज इक्वल टू 1, यही याद करना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आज के बाद क्या, आज के दिन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन। ऐसे तो अपने को पता था, तोता की तरह रट रखे थे क्या कि एक पॉइंट दे दिया तो a x-2, ऐसे भी चलते तो आ जाता, a b c को बराबर कर देते हैं। हाँ जैसे लिखे ना a x-2 करते हैं, फिर प्लस b, तो b को भी a मान लेते हैं, c को भी a मान लेते हैं। समझ गए, देखिए आपको पता चल जाएगा कि इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। हम इक्वेशन ऑफ प्लेन मान लिए। हाँ आप अगर कार्टेशियन से रहते तो आप वैसे मानते, ये टाइप का, अगर उस टाइप से बनते तो बन जाता। अब क्या बोल रहा है कि मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, यानी कि ए बी सी ही तो इंटरसेप्ट है। अब बोल रखा है ये इक्वल है, यानी कि ए बराबर बी बराबर सी है, तो क्या करते हैं, फोर इक्वल इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, a बराबर b बराबर c। इसका मतलब क्या हो गया कि x बाई ए, y बाई बी ए हो जाएगा ना, और z बाई भी क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 1। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू a आ गया। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, और ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है वो यहां से पास कर रहा, समझ गए। तो क्या करें, दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू, क्या आ रहा, 2 3 5, तो 2 3 5 से पास होने का मतलब कि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या आ गया, 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू ए बन जाएगा। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 10। तो अब इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो गया अपना, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाएगा अपना, x बाई 10 आ जाएगा, y बाई 10 प्लस z बाई 10 इज इक्वल टू 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखा हो गया। और इसको जब एलसीएम लेकर इस तरफ कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये अपना कार्टेशियन फॉर्म आ गया। तो ये अपना आंसर हो गया, ये भी आंसर है। समझ गए कि इक्वल इंटरसेप्ट बोला तो क्या करें, इंटरसेप्ट वाला वर्ड है तो इंटरसेप्ट कर लिए। क्लियर है कंसेप्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए अब हम समझते हैं कि दो पैरेलल प्लेन क्या होता है। समझ गए, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं दोनों दीवार को मान लीजिए कि प्लेन है, अब पैरेलल है, ये दीवार और ये दीवार दोनों क्या है, पैरेलल है। अच्छा मान के चलो कि एक लाइन आता है, मान के चले कि यही प्लेन है, आपको दिखाते हैं, फिल करवाते हैं। मान के चलिए ये पन्ना जो है, एक कॉपी थोड़ा और देना तो मुझे। ये दोनों दिख रहा है, ये दोनों क्या है, पैरेलल प्लेन है, प्लेन है। अच्छा इन दोनों के बीच में एक लाइन सेट कर देते हैं जो कि क्या इन दोनों के साथ क्या बनाएगा, परपेंडिकुलर बनाएगा। इन दोनों ये ज्वाइन करवा दिए, तो इसके साथ कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, 90। तो क्या दोनों पे 90 डिग्री बनाएगा, दोनों में। अगर पैरेलल प्लेन है, अगर एक लाइन दोनों पर से ज्वाइन करवा दिए तो दोनों पर क्या बनाएगा, दोनों पर परपेंडिकुलर बनाएगा। अच्छा एक लाइन परपेंडिकुलर होगा कि दो लाइन परपेंडिकुलर होगा, एक ही लाइन, यानी कि दो। इससे ये समझाना चाह क्या रहे हैं आपको कि अगर दो पैरेलल प्लेन है, हाँ, तो दोनों का जो नॉर्मल होगा वो एक ही होगा। समझ गए, यानी कि दोनों प्लेन का नॉर्मल अगर एक ही होगा तो दोनों प्लेन का डायरेक्शन रेशियो सेम होगा। नॉर्मल एक हो तो डायरेक्शन, हाँ, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा अपना, सेम हो जाएगा। चलिए यानी कि अगर मान के चलिए एक प्लेन का इक्वेशन मान चलिए, इस दीवार का प्लेन का इक्वेशन दे रखा है 2x + 3y + 3z, 2x + 3y + 3z। समझ गए, कांस्टेंट नहीं पता, तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, 2x + 3y + 3z, पक्का ना। अगर इसका है 1 2 3 है, 1 2 3 x y z आपने लगाना है, तो इसका भी क्या होगा 1 2 3। अच्छा क्यों, क्योंकि नॉर्मल सेम है, इसलिए दोनों प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, सेम होगा। चलिए क्या कांस्टेंट में अंतर हो सकता है दोनों का, हाँ कांस्टेंट में अंतर हो जाएगा, क्योंकि इसका मेजर कहीं से अगर पॉइंट से करते हैं तो कुछ दूरी पर होगा, ये कुछ और हो सकता है, बट क्योंकि दोनों का डायरेक्शन रेशियो सिर्फ सेम होगा। तो ये बात समझ में आ गया कि दोनों प्लेन का अगर पैरेलल है, अगर एक प्लेन का इक्वेशन दे रखा है दिस, तो तुम बोल देना ये भी दिस है, और कांस्टेंट में अंतर कर दियो। अब देखिए समझते हैं कि दो प्लेन ले लिए हैं, समझ गए, हाँ, एक ये है प्लेन पे लाइन है, तो दोनों पर क्या बनाएगा, एक ही जो है ये अपना क्या है, नॉर्मल है, हाँ ये अपना क्या है, नॉर्मल है। तो क्या हो गया,
इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन बोथ हैव सेम नॉर्मल। क्लियर है? इसके मतलब क्या हुआ कि इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू दिस, इस प्लेन के मान के चलो कोई ये भी भूला जाओ, ये मान चलो मिटा ही देते हैं, समझ गए? अब क्या लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू दिस, इसके पैरेलल कोई प्लेन ही लिखना है, तो इतना दूर तो पहले सेम होगा, इतना दूर सेम होगा, इस बात को मानते हैं पक्का ना? हाँ, क्योंकि इतना दूर तो डायरेक्शन रेशियो ही रहता है नॉर्मल का, तो उसका भी सेम ही रहेगा। तो इज क्या बन जाएगा, इतना दूर x प्लस बी वाई प्लस सी जेड, क्या कांस्टेंट में अंतर होगा? बिल्कुल होगा। तुम लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं, तुम लोग बोल रहे हैं। मैंने इतना अच्छा क्लियर है कि तुम लोग बोल रहे हैं, हम ये कहना चाह रहा है, ऐसा नहीं गलत बोल रहा है, समझ रहे हैं बात को? प्लस के कोई भी कांस्टेंट लेमडा म्यू कुछ भी लगा दो इज इक्वल टू 0, समझ गए? टू पैरेलल प्लेन आर डिफर बाय कांस्टेंट टर्म, सही है, कांस्टेंट टर्म एंड हैव सेम डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल। आपको इसी तरह स्ट्रेट लाइन में बताए होंगे कि दो लाइन अगर पैरेलल हो जाता है तो दोनों का स्लोप सेम हो जाता है, समझ गए बात को? एकदम सेम टू सेम चल रहा है, स्ट्रेट लाइन जैसा चल रहा है। स्ट्रेट लाइन आप पढ़कर आए होंगे तो लग रहा है क्या मजा आ रहा है। हाँ, अब मान चलो 11th का जब रिवीजन करवाएंगे तो लगेगा ना, जिससे हम लोग अब क्या बहुत नॉलेज हो गया ना। जिस वक्त हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे उस वक्त लग रहा होगा कि कुछ अभी तो अंडा में थे, अब अंडा से बाहर आ गए कि हम लोग बहुत बड़ा बड़ा भयानक चैप्टर पढ़ चुके हैं ना। हम लोग वेक्टर पढ़ चुके हैं, 3D पढ़ चुके हैं, मैट्रिसेस पढ़ चुके हैं, डिटरमिनेंट और इंटीग्रेशन वगैरह सब पढ़ लेंगे। उसके बाद जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रिवीजन करेंगे तो जानते हो कुछ नहीं रहेगा, बहुत आसान लगेगा। हाँ, और रिवीजन करेंगे यार, पूरे 11th फिर से पढ़ने वाले हैं। हाँ, हम पे छोड़ दो ना, हम मेहनती इंसान है, हम कुछ भी कर सकते हैं, समझ गया? हमने कल कितना बताते हैं, कल 2 बजे रात को सोए हैं। तुम कितना बजे फोन किया था हमको? रात को 1 बजे के आसपास, उस वक्त जागे हुए थे। अब 5 बजे से उठ के पढ़ रहे हैं, अब 2 बजे सोए हैं, समझ गया? क्योंकि अब 22 थोड़ा ज़्यादा हो गया है, 2 वीडियो मर्ज करना पड़ रहा है, अपलोड करना पड़ रहा है, समझ गया? तो फिर अपना ही मेहनत बढ़ा नहीं। बस 3 घंटा सोए हैं नाइट में, बस 3 घंटा, और दिन में सोने का टाइम नहीं है, समझ गए? क्योंकि नोट्स भी तैयार नहीं करना है, सब क्वेश्चन वगैरह सेट करना है, 2019 तक का पूरी अपडेट कर लेना है, समझ गया? मात्र 3 घंटा सोए हैं। हाँ, तुम बिल्कुल, तुम फोन किया ना 1 बजे जी हमको रात को, तब हाँ, बात करने का मन कर रहा था तो रात को फोन लगा लिया। वो चेक कर रहा था कि सर का फोन बिजी बताता है कि नहीं, तो पकड़ेंगे ना सर को, कहाँ है भाई, कुमारा लड़का है, पता नहीं क्या कर रहे होंगे, कहीं बिजी होगा और क्या ना पवन। हाँ देखो यहाँ ये सब समझ गया। हाँ, तो अपने को स्ट्रेट लाइन भी हल्का हल्का याद आ रहा। हाँ, हम लोग पूरे पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन फिर से, माने पूरे उतना डिटेल नहीं, सिर्फ रिवीजन, शॉर्टकट में रिवीजन करते चले जाएंगे। हाँ, और ठीक है, तो अब हम लोग निकालते हैं क्वेश्चन। क्या बोल रखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। हाँ, इस एक प्लेन का इक्वेशन निकालना है जो इससे पास कर रहा और इसके पैरेलल है, इससे पास कर रहा, माने एक प्लेन का इक्वेशन बोल रहा है जो कि इसके पैरेलल है, इससे पास कर रहा, तो पर्सनल इक्वेशन ऑफ प्लेन ही लिख डालते हैं, समझ गया? इक्वेशन ऑफ प्लेन लिख डालते हैं, तो क्या आ जाएगा अपना इक्वेशन ऑफ प्लेन? क्या आ जाएगा? इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू 2x माइनस 3y प्लस 4z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 इज क्या? कि इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू दिस इज क्या आ जाएगा बेटा? 2x प्लस माइनस ना माइनस 3y अब प्लस 4z प्लस 3 इज सॉरी प्लस 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 के इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा, तो के का वैल्यू आ गया। अब फिर इसी में पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। इसी को मान लेते हैं क्या फर्स्ट। तब क्या लिख लें? दिस प्लेन, ये जो प्लेन है, हाँ ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू, क्या हो जाएगा? पासिंग थ्रू क्या है? 2 3 - 4 से हो जाएगा, 2 3 - 4 से। तो इसको 2 3 - 4 से पास करते हैं, क्या हो जाएगा? 2 × 2 बन जाएगा, x के स्थान पे 2 माइनस 3 y के स्थान पर क्या आ जाएगा? 3 प्लस 4 z का नाम पर क्या आ जाएगा? -4 अब प्लस k इज इक्वल टू 0 बन गया। इस तरफ क्या हो गया? 4 -9 और -16, तो -16 और -9 -25 अब प्लस 4 -21, तो k का वैल्यू कितना आ गया? 21 हो गया। तो फ्रॉम 1 से आंसर क्या आ जाएगा अपना? फ्रॉम 1 से आंसर क्या आ जाएगा? प्लेन का इक्वेशन क्या बन जाएगा? 2x
माइनस 3y प्लस 4z और प्लस 21, के का वैल्यू 21 है ना, ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखा डायरेक्शन रेशियो इतना दूर सेम रखा, अंतर कहां पर गया, कांस्टेंट का। पूरी तरह से क्लियर है कंसेप्ट, बिल्कुल। हाँ चलिए बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिएगा, आप लोग अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा, समझ गए इस बात को। क्या लिख रखा है क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, समझ ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। हाँ मेरे हाँ में हाँ मिलाना मेरे साथ। क्या बोल रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू दिस। तो बोलो इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन जल्दी बोलो, विच इज पैरेलल टू दिस। तो x प्लस 4y माइनस 4z प्लस k इक्वल टू 0, वो हो गया। चलिए एंड वो हो गया पैरेलल टू, एंड द सम ऑफ व्हिच इंटरसेप्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 15 यूनिट। हाँ सम है इंटरसेप्ट का, किसका, जो पैरेलल प्लेन बन कर आया है उसका इंटरसेप्ट का सम 15 यूनिट है। देखो इस टाइप का जो क्वेश्चन रहता है कैसे देगा कि आपको तो एक पैरेलल दे दिया और जो के माना है ना उसको कोई ना कोई ऐसा जरूर कंसेप्ट देगा, कोई ना कोई ऐसा कंडीशन देगा जिससे के का वैल्यू निकल जाएगा। पिछला क्वेश्चन में क्या दिया कि आपको पास करवा दिया एक पॉइंट से, अगर क्या दिया, इंटरसेप्ट का सम दे दिया। इंटरसेप्ट जानते हैं, प्लेन का इंटरसेप्ट एक्स बाई ए बनाने भी जानते हैं सब कुछ। तो सबसे पहले लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज पैरेलल टू, कितना आ जाएगा बेटा, x प्लस 5y माइनस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0 इज, इसके जो पैरेलल है वो क्या आ जाएगा, x प्लस 5y माइनस 4z प्लस k इज इक्वल टू 0। और इसका इंटरसेप्ट का सम, इसका इंटरसेप्ट का सम 15। तो पहले इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखेंगे, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के लिए कांस्टेंट को बाहर ले जाएंगे और फिर उसको 1 बनाएंगे, 1 बनाने के लिए उसी का डिवाइड करेंगे। सब कुछ क्लियर है। तो क्या करते हैं, x प्लस 5y माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस के, क्या करते हैं, डिवाइड माइनस के ऑन बोथ साइड। समझ गया। तो क्या आ गया, x बाई के बना लें, y बाई के बाई 5 आ जाएगा, बोलो सही है। y बाई सॉरी माइनस से के से डिवाइड करना पड़ेगा ना, डिवाइड माइनस के, तो x बाई माइनस के आ जाएगा और इस तरह क्या आ जाएगा, y डिवाइडेड माइनस के बाई 5, क्योंकि हम बोले थे इंटरसेप्ट के दरमियान x y z का कोफिशिएंट 1 लेना रहता है, तो वो नीचे आ जाएगा। अब बाई प्रोसेस देखो फिर ऊपर चला जाएगा। इस तरफ क्या है, प्लस कर लेते हैं, हाँ प्लस z बाई माइनस के बाई माइनस 4 कर लें, माइनस के बाई माइनस 4, तो इसको के बाई 4 ही करके इस तरफ 1 कर लें। तो क्या लिख रखा है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म इज कितना आ गया, 15 यूनिट आ गया। इसका मतलब इंटरसेप्ट तो यही है, तो इसका मतलब के माइनस के बाई 5 अब प्लस क्या कर लेते हैं, के बाई 4 इज इक्वल टू 15 कर लें। अब यहां से एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। तो 20 आने के लिए यहाँ पर माइनस 20 के, यहाँ पर माइनस 4 के, यहाँ पर प्लस 5 के, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 20 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15। इस तरफ से क्या हो गया, 24 5 माइनस 19 के इज इक्वल टू 300। तो के का वैल्यू कितना आ गया, 300 डिवाइडेड बाई 19 और माइनस में आ जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ गया अपना आंसर, इक्वेशन ऑफ प्लेन बनकर क्या आ गया अपना, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो आ गया वो क्या आ गया, x प्लस 5 बाई माइनस 4z और k के स्थान पर ये रख लें माइनस 300 बटा 19 इज इक्वल टू 0। ये अपना आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिए इस क्वेश्चन को कैसे पकड़ना है कि किस टाइप से इसको बनाना है, कैसे अटेम्प्ट करते हैं। देखिए क्या रखा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन, हाँ विच अपॉन नहीं होगा, विच इज, हाँ विच इज, इसको विच इज कर लीजिए, विच इज द लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम द प्लेन इज 10 यूनिट। ये क्या बोल रखा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन बताना है, उस प्लेन का इक्वेशन बताना है जिसका लेंथ ऑफ नॉर्मल ओरिजिन से, लेंथ ऑफ नॉर्मल फ्रॉम ओरिजिन टू प्लेन वो 10 दे रखा, यानी कि नॉर्मल फॉर्म लिखना है। क्या नॉर्मल फॉर्म याद आ रहा, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल आपको दे रखा है, यानी कि नॉर्मल फॉर्म लिखना है। ये माइंड सेटअप हो गया कि नॉर्मल फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म का लिखा था इसे r डॉट n कैप इज इक्वल टू p। अब p दे रखा है 10, हाँ तो क्या आ जाएगा r डॉट n कैप इज इक्वल टू 10। r के नाम पर भी आपको पता है कि क्या लिखते हैं, xi प्लस yj प्लस z के, और डॉट विथ क्या ले लेते हैं n कैप। तो डायरेक्शन रेशियो तो दे रखा है क्या, 3i
प्लस 2j और प्लस 6 क्या आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई क्या करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 + 4 + 36 इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 10। आ रहा बात समझ में। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, xi प्लस yj और प्लस zk और डॉट विथ क्या लगा लेते हैं, 3/7 आई आ जाएगा, प्लस 2/7j प्लस 6/7k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसका क्या करेंगे, इसका डॉट कराएंगे तो कितना बन जाएगा, 3/7x प्लस 2/7y प्लस 6/7z इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, 10। अब एलसीएम लेकर उस तरफ भेज दिए इसको तो क्या हो गया, 3 = 70 बन जाएगा इस तरफ जाकर। तो ये अपना क्या हो गया, आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिएगा इस क्वेश्चन को क्या लिख रखा है, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी कि दोनों फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है, यानी फाइनल क्या है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है। जो पास कर रहा इस पॉइंट से पास कर रहा बेटा इससे, तो एक पॉइंट से पास करने वाला प्लेन तो बना सकते हैं। और ये प्लेन इस डायरेक्शन रेशियो वाला लाइन पे परपेंडिकुलर है। अच्छा यानी कुछ कुछ समझ में आ रहा, एक प्लेन है जो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो पर परपेंडिकुलर है। तो प्लेन परपेंडिकुलर किस पे होता है, प्लेन परपेंडिकुलर नॉर्मल पे। तो ये ने बोला एक साला नॉर्मल तू है, ये परपेंडिकुलर फंसा कर रख दिया है। चाहता तो सीधा नॉर्मल बोल देता, लेकिन बोला है क्या, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू दिस। तो हम लोग a x-1 कर लेंगे b। अब abc कहां से ढूंढे, तो abc यही है। बोल रहा है प्लेन परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन रेशियो वाले लाइन पे है। डायरेक्शन रेशियो का मतलब लाइन क्यों बोल रहे हैं, अरे डायरेक्शन रेशियो लाइन का ही होता है। तो प्लेन परपेंडिकुलर कौन सा लाइन पे होता है, वो नॉर्मल पे होता है। बन गया क्वेश्चन। तो लिख लिए इक्वेशन ऑफ प्लेन a x-1 यहां से पास कर रहा हूं। हाँ, और दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू क्या आ जाएगा, 2 3 -4। हाँ, तो देयरफॉर क्या हो गया कि यही हो गया कि प्लेन किस पे परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल पे। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल क्या आ गया बेटा, 2 3 और -4। तो 2 यहां रख लेंगे, 3 यहां रख लेंगे और -4 यहां रखकर सॉल्व कर लेंगे, वो अपन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, आज तक का यहीं पर क्लास रखते हैं सर। आप लोग मन से पढ़ते रहिए, समझ गए। अच्छा से आप लोग नोट्स बनाइए, लेक्चर वाइज लिखते रहिए। हाँ, लेक्चर 1, ताकि आपको कभी मान के चलिए रिवीजन करने की जरूरत पड़ जाता है। जैसे आप लोग कॉपी में लेक्चर 1 लेक्चर 2 लिख देते हैं ना, तो इससे आइडिया क्या हो जाता है कि मान के चलो कि यहाँ पर फंस गए, तो देख लेंगे ना कि किस वीडियो में फंसे हैं, उस वीडियो को क्या करेंगे हम लोग खोल लेंगे। समझ गए। तो एक आपको सुझाव दे रहे हैं, आप लोग भी ऐसे कर लीजिए, आपको अगर अच्छा लगे तो। हाँ, और अच्छा से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।